नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये उत्तराखंड की कहानी है। साल 2001 की ये कहानी जो हमें बताए हैं पढ़े लिखे काबिल इंसान थे। शादी नहीं हुई थी और एक लड़की के प्रेम जाल में उलझे हुए थे। खुद का अपना बिजनेस था। वो जिस लड़की से प्रेम करते थे ना, उसको अपना उसी बिजनेस में पार्टनर बना दिए थे। इसके बाद उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो चलिए शुरू से इस कहानी को बताते हैं। अब अरुण जी की ही जुबानी, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये जो मेरी घटना का शुरुआत हुआ था ना, साल था 2001। मैं पढ़ा लिखा युवक था। उम्र मेरी करीब 25-26 साल की रही होगी तब ये जो घटना घटी थी। आज शुरू से मैं महत्वाकांक्षी था। मैं नए नए आइडिया दिमाग में लाता रहता था, पैसा कमाने का, बिजनेस करने का। और मैं नौकरी करता था तब एक बहुत बड़ी कंपनी में। और वहाँ पर रह कर के मैं बिजनेस के गुर बहुत कुछ सीख लिया था। इसके बाद मेरा जो मन था ना, सोचने लगा कि मैं कब तक दूसरे के लिए काम करूँगा, क्यों ना अपने लिए काम करें। इसके बाद मैं अब उत्तराखंड लौट आया था। हालांकि मेरा जो परिवार था, अब जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ से बहुत दूर पर थे, ग्रामीण क्षेत्र था। मैं शहर में अपना काम को स्टार्ट किया। एक छोटा सा ऑफिस लेकर के शुरुआत किया और धीरे धीरे मेरा वो काम चलने लगा। मैंने एक अब एक लड़की को अपॉइंटमेंट किया था। वो लड़की भी उत्तराखंड की थी, बहुत खूबसूरत और मेरी तरह ही काबिल थी। जो मैं उसको समझाता था ना, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी। वो मेरे साथ अब काम करने लगी थी। हमारा तो अब टोटल ट्रेडिंग का ही काम था। हम एक ऑफिस से, छोटे ऑफिस से उसको संभालते थे। धीरे धीरे हमारा काम अब ज़्यादा बढ़ने लगा था और मुझे लगने लगा कि अब काम हमारा लोड है ना, बढ़ रहा है। और मैं अब दूसरा ऑफिस की तलाश में लग गया ताकि अब एक दूसरा ऑफिस लूँ। ये ऑफिस छोटा था। इसके बाद मैंने दूसरा ऑफिस ले लिया और एक दो स्टाफ को और भर्ती किया। ये लड़की जो थी तब भी हमारे साथ में थी। ये काबिल लड़की थी। इसको मैं बहुत पसंद करता था, काम की तारीफ करता था। ये लड़की जो थी, अब ना जाने मन ही मन मुझे चाहती थी या नहीं चाहती थी, मैं तो उस टाइम बता नहीं सकता था। लेकिन लड़की मुझे बहुत इम्प्रेस करती थी और मैं उसका जो इशारा था वो समझता था। लेकिन मुझे अब उस टाइम ये नशा नहीं था। मैं प्यार का नशा में पड़ना नहीं चाहता था। मुझे अभी आगे बढ़ना था, तरक्की करना था, तब मैं इसके बारे में सोचना था। और वही हुआ। 2 साल तक हम काम किए। वो लड़की साथ रही हमारे, और भी स्टाफ थे। लेकिन वो लड़की जैसे जैसे कोई घर का सदस्य होना, ऐसे काम करती थी। बाकी सदस्य 6 बजे चले जाते थे, लेकिन लड़की जब तक मैं ऑफिस में रहूँगा वो मेरे साथ ही रहती थी। चाहे रात का 10 बजे, 11 बजे। मैं उसको बोलता भी था कि तुम चले जाओ, लेकिन वो जाती नहीं थी। वो मेरे काम में मदद करती रहती थी। आखिरकार जहाँ रहती थी, रात के टाइम जब भी निकलता, उसको छोड़ करके अब मैं अपने किराए के घर में जाता था। और इस तरह चलते चलते 3 साल अब हो चुका था और लड़की मुझे अच्छी लगने लगी। और इसके बाद लड़की ने ही खुद मुझे कहा एक रात को कि अरुण सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगती हो।
मैं उसकी जज्बात को तो पहले ही समझ चुका था, लेकिन उसने खोल करके बोल दिया। अब मैं भी उसका बात का जवाब दे दिया कि तुम तो मुझे पहले ही दिन से अच्छी लगती है, लेकिन मैं अपने काम में बिजी था, इस विषय पर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन चलो, अब मेरा काम स्टेबल हो गया है और मैं तुमसे कहना ही चाहता था कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुमने ही पहल किया। चलो, कोई बात नहीं। इसके बाद हम दोनों खुश हो गए थे। अब जहाँ घूमना फिरना, काम के अलावा मस्ती भी होती थी हमारी, और हमारा ऑफिस अब रोज की तरह चल रहा था। आज धीरे धीरे लड़की वो इतने मेरे नज़दीक आ गई कि वो मेरे किराए के घर पर रात गुजारने लगी। मैं उससे कहता था कि तुम्हें अपने घर पर रहना चाहिए रात के टाइम में, तुम्हारे परिवार वाले क्या सोचेंगे। हालांकि उसके परिवार के बारे में मैं विशेष जानता नहीं था कि उसके परिवार में कौन कौन है और उसकी जाती जिंदगी थी। और मैं जब कभी कभी पूछ लेता कि तुम मेरे साथ में आज रुकी हो और तुम्हारे माँ बाप तो ज़रूर ढूंढ रहे होंगे कि मेरी बेटी कहाँ है, कब आएगी। तब वो मुस्कुरा देती और कहने लगी कि ऐसा मेरा कोई ऐसा परिवार नहीं है जो मेरी चिंता करे, आप घबराइए मत। अब फिर मैं शांत हो जाता था, कुछ खोल के बताती तो नहीं थी। मैं उसको ज़्यादा टटोलना भी नहीं चाहता था ताकि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। अब एक तरह से कहा जाए कि ऑफिस में मेरे साथ ही आती और वो अपना घर तो जाना ही भूल गई थी। अब मेरे ही घर पर रात गुजरता था, खाना पीना सब कुछ एक तरह से हम हस्बैंड वाइफ की तरह हो गए थे। अब फिर मैंने उससे बोला भी था कि देखो, समाज ऐसा ठीक नहीं कहता, हमें अब शादी कर लेना चाहिए। लेकिन वो लड़की टाल मटोल करने लगी कि नहीं अरुण, अभी नहीं, थोड़ा सा हम वक्त बिता लें और इसके बाद हम शादी करेंगे। अब मैं हफ्ता 10 दिन पर, महीना दिन पर मैं उसको याद दिलाता रहता था कि देखो, हमें देर नहीं करना चाहिए, हम शादी कर लेते हैं। इसके बाद समाज का तो हमें देखना है ना, समाज का लाइसेंस हमें मिल जाएगा शादी करने के बाद में, और तब कोई हम पर उंगली भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन वो लड़की टालती रहती। करुण, रुक जाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। क्या अब उसके मन में चल रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वो एक दिन वाइन लेके आई थी। कहने लगी कि खुशी की बात है। मैं पूछा ऐसा कौन सा खुशी है। तब कहने लगी कि मेरा आज जन्मदिन है। मैं कभी शराब वराब कभी पिया नहीं था, बियर तक नहीं पिया था, लेकिन पहली बार उसने मुझे नशे को मेरे सामने रखा था और कहने लगी कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं खुशी से लाई हूँ। ये दारू थोड़ी है, ये तो ऐसे ही है, शरबत की तरह है। अब मुझे तो इस सब चीज़ का पता नहीं था, जानता तो जरूर था, लेकिन कभी स्वाद चखा नहीं था। अब उसकी जोर जबरदस्ती से मुझे वो पीना भी पड़ा। अब वाकई में पहला दिन जब मैंने वो चीज़ को चखा ना, तो मैं तो एक अलग दुनिया में था और वो चीज़ मेरे दिमाग को भाग गई थी। इसके बाद मैं उस चीज़ के चक्कर में पड़ गया। अब एक तरह से कहा जाए ना कि स्वाद एक बार आ जाता है ना, तो उसका दिमाग, दिल और सब कुछ ढूंढने लगता है। फिर वो जो लड़की थी मेरी मित्र, वो भी समझ चुकी थी कि मुझे इसकी ज़रूरत है। गाहे बगाहे वो चीज़ तो नहीं लाती वाइन, लेकिन जो शराब चीज़ है उसको लाने लगी, महंगी वाली। और हम रात को एक आध पैक पी करके ज़रूर सो जाते थे। सुबह में अच्छा भला हम जग कर उठते, अब पूरा हम फ्रेश होते थे। मुझे वो चीज़ तो सूट करने लगी थी, सारा दिन का थकावट निकल जाता था, अब मुझे बेहतर लगता था। एक तरह से वही लड़की मुझे नशे की तरफ लेके जा रही थी। कभी कभी मैं सोचता था कि मेरे खानदान में आज तक कोई नशा नहीं किया है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर मैं उसको त्यागने की सोचता, और कई बार तो मैं
3-4 दिन तक हाथ नहीं लगाया। लेकिन वो लड़की बोतल लेके आ जाती और कहने लगती कि अरे छोड़ो ना अरुण, किस ज़माने की बात करो, ये एडवांस टाइम है, नया ज़माना है, इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं चलता। अब फिर मुझे ज़बरदस्ती नशे की ओर दोबारा से लेकर चल पड़ी थी। अब मैं उस नशे में अब एक तरह से बिना रात को पिए मुझे लगता था मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ। उसके बगैर मेरा अब काम नहीं चल रहा था। नशे के इतना मुझे आदी बना दिया था और धीरे 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 मैं उस पर बहुत विश्वास तो पहले दिन से करने लगा था, लेकिन अब अटूट विश्वास हो गया था। जितना जो ऑफिशियल काम था मैं सब उसके हवाले करते जा रहा था। एक तरह से मैं अपने जो काम धाम था उसका मैं पार्टनर बना लिया था, लीगल पार्टनर कहा जाए। साइन का अथॉरिटी तक मैं दे दिया था। अब मैं कहता था कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, अब देरी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अभी भी टाइम ले रही थी। नहीं अरुण, थोड़ा दिन और रुकते हैं, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं ना, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। और विश्वास तो मेरा शुरू से उस पर था। मैं तो हर किसी पर विश्वास कर लेता था, मेरा दिल ही ऐसा था। और वही विश्वास मुझे धोखे की तरफ लेके जा रहा था। और धीरे धीरे 6 महीना का टाइम बीत गया। इसके बाद जो सारा मेरा बिजनेस था ना, उस लड़की ने एक तरह से हड़प लिया था। अब अथॉरिटी उसके पास में थी, जो मेन पेपर वो आंख बंद करके मेरे से साइन करा लेती थी, मैं कर देता था उसके प्यार के चक्कर में। और उस काम में मैंने अपना जो जमा पूंजी था ना, सब गंवा चुका था। झटका जब लगा कि लड़की, अब मैं घर पर पड़ा हुआ था, तबीयत खराब था, 2 दिन से बुखार से आया हुआ, अब मैं ऑफिस नहीं जा रहा था। लेकिन जब 2 दिन मैं घर पर रहा तब लड़की मेरे साथ में रही थी, ऑफिस भी आ रही थी, जा रही थी। लेकिन तीसरा दिन मैं ऑफिस नहीं जाया और घर पर ही लेटा हुआ था। अभी भी शरीर में कमजोरी थी। अब मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा था कि अब आएगी, अब आएगी। रात के 10 बज चुके थे, नहीं आई। 11 बज गया, 12 बज गया, इंतजार करता रह गया, लेकिन वो लड़की नहीं आई। मैं समझा जरूर अपने घर चली गई होगी, कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। अब मैं फिर उसका दिया हुआ बोतल दारू का पी करके आराम से सो गया। सुबह भी मैंने इंतज़ार किया, अभी भी एक तरह से शरीर में थोड़ा एनर्जी आ तो गई थी, लेकिन मैं ऑफिस जाना नहीं चाहता था। और मैं 2 दिन तक ऑफिस नहीं गया, और स्वस्थ होने के बाद भी। और मैं उस लड़की का इंतज़ार करने लगा कि अब आएगी, अब आएगी, लेकिन वो लड़की आई नहीं। इसके बाद तीसरे दिन मैं सुबह उठा ना, तो मैं सोचा चलो अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे ऑफिस जाना चाहिए। आज जब मैं ऑफिस गया ना, तो ऑफिस में ताला लटका हुआ था। मतलब कोई था ही नहीं वहाँ पर, ना तो मेरे कोई कर्मचारी थे, क्योंकि अब ताला ही लगा था। और मैं 12 बजे दिन में आया था, कोई तो होना चाहिए था। लेकिन सब कुछ, अब वहाँ हमारे ऑफिस का बोर्ड भी नहीं था। मतलब हमारा ऑफिस गया तो कहाँ गया। मैं एकदम परेशान खड़ा था। इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब किससे पूछूं, क्या करूं, कि आखिर मेरा ऑफिस कैसे गुम हो गया। क्या किया उस लड़की ने। और उसका मैं घर भी नहीं देखा था, जहाँ के रहने वाली थी। मैं कभी उसको छोड़ने भी नहीं गया था। जाना तो चाहता था, लेकिन लड़की मना कर देती थी। अब मैं उसके घर भी जा नहीं पाया था। अब एक तरह से संपर्क सूत्र कोई था ही नहीं उस लड़की से बातचीत करने का। मैं निराश हो गया था। अब जो आसपास में लोग थे वो मेरी तरफ देख रहे थे, और उनमें से एक लोग मेरे पास में आए और वो कहने लगे, अरे अरुण साहब, आपने यहाँ से कब शिफ्ट कर गए, बंद कर दिए क्या ऑफिस। मैं हैरान था। मैं कहने लगा, भाई अभी मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये आपको कब से लग रहा है कि ऑफिस बंद है। तब वो कहने लगा कि 3 दिन हो चुके
आपका तो बोर्ड वोर्ड सब कुछ उतर गया, एक तरह से ये ऑफिस खाली हो चुका है, अब तो दूसरा लोग देखने के लिए आ रहे हैं ऑफिस को। मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था। मैं एकदम समझ नहीं पाया था उस वक़्त में कि इतना बड़ा खेल हो गया और सब कुछ उस लड़की के हवाले था जिसको मैं अपना जीवन संगनी बनाना चाहता था, और वो तो एक तरह से मुझे कंगाल कर दिया था। मैं परेशान था। मैं सीधा अपने घर पर आ गया, और आप करता क्या, कहाँ मैं ढूंढता उसको। मैंने घर देखा नहीं, ना कोई विशेष जानकारी थी कि कहाँ रहने वाली है। अब मैं समझ चुका था कि मैं लोट पीट गया हूँ उस लड़की के प्यार में, और तभी तो लड़की बार बार टाइम ले रही थी कि अभी शादी नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम और निकालते हैं। मैं समझ गया था सब खेल। पढ़ा लिखा इंसान था, धोखा जरूर खाया था, लेकिन सब उस लड़की की हरकत मैं समझ गया था कि लड़की कितनी धोखेबाज थी। सब कुछ मेरा हड़प कर लिया, मेरा फर्म, मेरा पैसा, सब कुछ उसने अपने नाम पर कर लिया था। एक तरह से हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा हुआ था। अब मैं तो पागल सा हो गया था। दिन रात घर में पड़ा रहता, और कभी कभी लगता कि वो आ रही है, अब मुझे खुशखबरी देगी कि मैं कोई बड़ा ऑफिस खोल लिया हूँ। और मैं उस सपने में जीने लगा था, दारू पीने लगा था, और मैं दारू पीता सो जाता। यही तो काम बचा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा नशे में डूब चुका था, और रात दिन यही ख्याल आता था कि सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। जमा जमाया बिजनेस, बैंक बैलेंस, सब कुछ तो मेरा ख़त्म हो चुका था। अब मैं क्या करूँगा। लेकिन मैं कभी कभी अपने आप को समझाता था कि अरुण, तू तो खड़ा है ना, तू तो मरा नहीं, तू जीवित है, और तू बहुत कुछ कर सकता है। मेरे अंतर आत्मा मुझे बोलती थी कि अरुण, हार मत मान। चलो, तूने एक बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब तैयार हो जा दूसरा टर्म खेलने के लिए, और तू आगे बढ़ेगा। अब मेरे जो पिता माता जो भी गांव में थे, मैं उनको जाके क्या बताता कि मैं पैसे पैसे का मोहताज हो गया हूँ, मुझे और थोड़ा पैसे दे दो। मैं उनसे तो पैसे इस शर्त पर लेके आया था कि मैं जल्दी आप लोगों को पैसा डबल करके दूंगा, और वो लोग तैयार हो गए थे। अब मैं किस मुंह से उनसे दोबारा पैसा मांगने के लिए जाता। मैं अपने आप को एकदम कमरे के अंदर बंद कर लिया था, ना कहीं आता था ना कहीं जाता था, बस दिन रात कमरे के अंदर पड़ा रहता था, और नशे में रहता था। उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था कि ये लड़की मेरे साथ में कितना बड़ा घपला किया। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। लेकिन मेरा दिमाग दिल कहता था कि अरुण, ये सब तू भूल जा और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर। लेकिन अब मैं डर जाता था। मेरे में एक तरह से हौसला था ना, वो ख़त्म हो चुका था, और सबसे बड़ी वजह थी पैसा। मेरे पास पैसा भी नहीं बचा था। मकान मालिक का किराया वो भी देना मुझे भारी पड़ रहा था। मकान मालिक आकर के पैसा मांग रही थी। अब मैं उसको टाल रहा था कि देखिए, आप कुछ दिन के बाद हम आपको पैसे दे देंगे, अभी नहीं है। वो भी शरीफ जानती थी कि मैं ज़रूर दूंगा। अब इतना कोई बड़ा रकम तो था नहीं, लेकिन वो मान गई थी, चली गई। आज जाते जाते कहने लगी कि अरे अरुण बेटा, वो तुम्हारी सहेली नहीं दिख रही है। वो ऐसी बोलती थी। अब मैं उसको बता रखा था कि हम दोनों शादी करने वाले, बहुत जल्द शादी करेंगे। अब मैं हंस करके टाल दिया कि हाँ आंटी, वो अपने गांव गई हुई है, जल्दी आ जाएगी, इसके बाद आपको किराया भी हम दे देंगे। वो मेरी बात को विश्वास कर लिया था। खैर, यहाँ तक तो अभी तक यही चला था। अब वास्तव में वो लड़की कभी लौट के नहीं आई। सब कुछ मेरा तबाह कर दिया था। मैं ऐसा प्रेम के चक्कर में फंसा था कि मैं जो भी जमा पूंजी था, जो कमाया तो अलग था, और जो घर की जमा पूंजी था ना, वो भी मैं डुबा चुका था। अब मेरी हिम्मत नहीं थी
कि अपने माता पिता के पास जाऊं, उनसे कर्जे मांगूं कि मुझे थोड़ा और पैसे दे दो। मैं किस मुंह से जाता उनके पास में? क्या बताता ही कहानी कि मुझे एक लड़की ने प्रेम जाल में धोखा दिया। मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अपने माँ बाप के पास दोबारा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। और वही मैंने फैसला कर लिया था। लेकिन अब सोच रहा था कि मैं करूंगा क्या। मैं सोचा कि वापस कोई नौकरी कर लेता हूँ। इतना तो टैलेंट मेरे में था ही, और नौकरी मुझे आसानी से मिल सकती थी। मैं सोचा था कि कुछ साल नौकरी करूं, और फिर जमा पूंजी इकट्ठा करके अब फिर अपना काम स्टार्ट करूंगा। यही सोच करके मन में तसल्ली दे रहा था। लेकिन ऐसा मेरा हालत हुआ पड़ा था ना कि मुझे बाहर जाने में अब बिल्कुल डर लगता था। भीड़ भाड़ से मैं घबराने लगा था। ना जाने मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा था। मैं अकेला रहना ही ज़्यादातर पसंद करता था। और मेरे सामने में पहाड़ी क्षेत्र था, जंगल भी थे, और मैं बोतल लेकर के जंगल की तरफ निकल जाता था। और किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ करके वहीं पर अपना गम को हल्का करता था, दारू पीता था, और फिर आंखें बंद करके पेड़ के तने के साथ और मैं आराम से सो जाता था। ऐसा ही होने लगा। अब घर में भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अकेला ही रहना ज़्यादा पसंद करने लगा था। क्यों हो रहा था मेरे साथ में, अब कुछ नहीं मालूम। वो हो सकता है कि मैं ज़्यादा नशे करने लगा था, इसी वजह से मुझे लोगों से मिलने में अब अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी से बात करने में घबराने लगा था। ये सब शायद नशे के कारण से हो रहा था, कि भगवान ही जाने ये मेरे साथ में कैसे हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन इतना जरूर था कि मैं अकेलापन का शिकार बन चुका था। मुझे अकेलापन ही भाता था। मैं लोग बाग के भीड़ में जाना पसंद नहीं करता था। अब तो मेरे पास में जो भी छोटी मोटी सेविंग थी वो भी मैं उड़ा चुका था दारू के लिए। अब आखिरी बोतल मेरे पास का पैसा था, और वही आज मैं जंगल की तरफ लेके चल पड़ा था। शाम के 5 बज रहे थे। अब मुझे बस वास्तव में मैं कोई भूत प्रेत से डरता नहीं था, ना मैं किसी चीज़ से डरता था। बस अब डर लग रहा था इंसान से, कि इंसान मेरे साथ में उस लड़की ने क्या किया, कैसा बड़ा धोखा किया। बस उस लड़की ने मुझे बड़ा गहरा जख्म दिया था, और वो जख्म इतना जल्दी भरने वाला नहीं था। मैं शाम को 5 बजे जहाँ पर बैठ कर के मैं दारू पीता था, उसी जगह पर आ गया था। और आज ये जो बोतल थी ना, मेरे जमा पूंजी की आखिरी बोतल थी। अब कल से मेरे पास ये भी नहीं थी। अब मैं दारू कहाँ से पी सकता हूँ? अब तो मेरे पास कुछ बेचने के लिए सामान भी नहीं है। सब कुछ मैं खर्च कर चुका था। अब वही मैं एकांत में बैठे हुए एक दो घोंट जरूर लगा लिया था, लेकिन अपने भाग पर, अपने कर्म पर अब रो रहा था। आंखों से आंसू निकल रहे थे, और उस लड़की का चेहरा मेरे सामने नाच रहा था। अब मैं जैसे देख रहा हूँ कि लड़की मेरे सामने खड़ी है, और उससे मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं उससे बोल रहा था कि तुम मेरे साथ में क्या किया है, किस जन्म का मेरे साथ बदला चुकाया तूने। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुम्हें प्यार करता था, तुम्हें अपना पार्टनर बनाया, सब कुछ तुम्हें दिया, लेकिन तूने मेरे साथ में क्या दिया? धोखे के अलावा सब कुछ मेरा हड़प कर ली। अब मैं क्या करूँगा? जैसे लग रहा था उस शाम को कि वो लड़की मेरे सामने में खड़ी है, और उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब बातें दोहरा रहा हूँ जो उसने मेरे साथ में किया था। अब नशा तो मेरा धीरे धीरे चढ़ रहा था, सुरूर आ रहा था, और मैं जब आंखें फाड़ फाड़ कर देखता ना, तो लड़की वहाँ पर होती नहीं थी। और फिर मैं अपना गिलास उठा करके और फिर दारू भर लेता था, और फिर पैग लगा करके जब देखता ना, तो मुझे वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ों में, जैसे मेरी प्रेमिका थी कभी कभी सफ़ेद कपड़ा पहना करती थी, और वो इस तरह ही वो मुझे खड़ी दिखाई देती थी।
धुंधला धुंधला जरूर लगता था। अब मुझे ये विश्वास होता था कि दारू चढ़ गई है, इसलिए मुझे धुंधला धुंधलापन दिखाई दे रहा। अब मैं उस लड़की को कोसता, जी भर के कोसता कि तूने मेरे साथ में किया क्या। अब देख मेरे पास, आज तो दारू पी लिया, लेकिन कल के लिए दारू के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दारू तो छोड़ दे, मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। कहाँ से मैं खाऊंगा? मैं अपने गांव नहीं जा सकता, मैं किस मुंह से जाऊंगा? तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यही सब बातचीत रात के करीब 10 बज चुके थे। 5 घंटा मैं उसी जगह पर बैठा रहा, नशे में चूर, पूरा बोतल खाली कर गया था। लेकिन लग रहा था कि नशा मुझ पर चढ़ा नहीं है। बार बार वही लड़की मुझे उस जगह पर खड़ी दिखाई देती थी, और जब भी मुझे नजर आती थी ना, तो मैं समझता था कि मेरी प्रेमिका है और मैं उसको भला बुरा कहूँ, जी भर के कोसूं, और वही मैं शुरू से लेके अभी तक करता रहा था। और कब मैं नशे में ऐसा हो गया कि मुझे खुद होश नहीं था, जमीन पर गिर चुका था। रात गहराती जा रही थी, मैं तो अलग ही दुनिया में था। अब मैं नशे में चूर, अब बेहोशी की हालत में उसी पेड़ के पास गिरा हुआ था। कब कौन आया, मुझे उठा लिया, मुझे पता भी नहीं चला। और इसके बाद जब मुझे होश आया, आँख खुली ना, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक टूटा फूटा सा घर है, लेकिन साफ सुथरा है। और मेरे सामने एक कुर्सी पर सफ़ेद कपड़ा पहने हुए लड़की बैठी हुई है। मैं अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ देख रहा था। देखने में मेरी प्रेमिका की तरह लग रही थी, लेकिन उससे अलग थी। इसकी हाइट भी ज़्यादा थी। बाल उसके छोटे थे, लेकिन इसके घुंघराले बाल थे और लंबे थे। और मैं जब उसको देखा ना, तो हैरान रह गया था। मैं अपने आप को देखा कि इस घर में मैं कैसे आया। मैं तो पेड़ के पास दारू पी रहा था। सब कुछ धीरे धीरे मुझे याद आने लगा था। बाहर देखने लगा, कमरे में लैंप जल रहा था और बाहर में अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा था कि मतलब अभी रात है, सुबह नहीं हुई है। लेकिन ये सामने कुर्सी पर बैठी हुई लड़की कौन है? अब मुझे यहाँ तक कौन लेके आया? मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की मुझे देख करके अब मुस्कुरा के बोलने लगी, होश आ गया आपको? मैं बोला, जी होश तो आ गया, लेकिन आप है कौन? मैं अब लड़की के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहता था। जो मैं धोखा खा चुका था, अब मैं किसी लड़की के ऊपर विश्वास कभी हो ही नहीं सकता था। मैं उससे बार बार सवाल पूछ रहा था कि आप हो कौन, और आप ही मुझे उस पेड़ के पास से यहाँ लेके आई हैं, ये जगह कौन सा है? लेकिन वो कहने लगी कि आप शांत रहिए, आप पहले पानी पीजिए, अपने आप को तरोताज़ा कीजिए। और फिर एक मटका था, वहाँ से गिलास में पानी मुझे निकाल करके दिया। मैं उस पानी को देखता रहा। मैं देख रहा था कि कहीं लड़की कुछ और तो नहीं दे रही है। वो कहने लगे, घबराइए मत, घबराइए मत, ये प्योर पानी है, और ये पानी आपका शरीर को फायदा करेगा। आप में एक अद्भुत ताकत महसूस होगा। ये जो नशा का सुरूर है ना, आपका उतर जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेश पाएंगे। मैं पीना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो लड़की बार बार कह रही थी कि आप इस पानी को पीजिए और देखिए आप में एक ताकत का अनुभव होगा। अब फिर मैं डरते डरते वो पूरा का पूरा गिलास पी गया। वाकई में बेहद टेस्टी पानी था। वैसा पानी मैंने कभी पिया नहीं था। अब फिर मैं अपना मुंह साफ करते हुए कहने लगा कि देखिए, आपने कहा, मैंने पानी पी लिया। वाकई पानी टेस्टी था और पानी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले अपना नाम बताइए। आपने मुझे उस पेड़ से यहाँ पर कैसे लेके आई? क्योंकि मैं हट्टा कट्टा हूँ और आप एक मासूम लड़की हैं, तो मेरा इतना वजन भारी है, कैसे आप उठा के लें? आप मुझे बताइए, और मुझे आप यहाँ पर लेके क्यों आई हैं? आपका मकसद क्या है? देखिए, अगर आप मुझसे प्रेम करना चाहती है ना, तो मैं
अब प्रेम करने वाला नहीं। तब वो लड़की खुल करके हंसने लगी। कहने लगी, मैं जानता हूँ जी, जानती हूँ आप प्रेम में धोखा खाए हुए, और ना जाने कब से अपनी कहानी मुझे सुना रहे थे। सब कुछ मैं सुन चुकी हूँ। कौन है लड़की वो जिसने आपको इतना बड़ा धोखा दिया? मैं कहने लगा, देखिए, मैं उस लड़की के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि आखिर आप कौन हैं और मुझे यहाँ पर किस मकसद के लिए आई है। और खबरदार, मैं आपसे कभी प्रेम करूँगा नहीं। जिस मकसद के लिए आप लाई हो ना, वो मैं करने वाला नहीं। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी, देखिए, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं आम लड़की की तरह नहीं हूँ। मैं अलग हूँ, सबसे अलग हूँ। मैं आपका दुख तकलीफ देख करके इस जगह पर ले आई हूँ। आप उस पेड़ के पास में बैठकर रो रहे थे और मुझे शायद उसी लड़की की तरह समझ लिया था, वही लड़की समझ लिया था, और आप मुझे उल्टा सीधा ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। मैं सब सुन रही थी और तब मुझे लगा कि शायद आपको मदद की ज़रूरत है, और तब मैं आपको इस जगह पर उठा के लाई। अब आप ठीक हैं? अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं? लड़की मेरी तरफ देख करके अब मुस्कुराते हुए कहने लगी। मैंने कहा, जी, मैं बेहतर हूँ, और ये पानी पीने के बाद मुझे वास्तव में अच्छा लग रहा है। फिर वो लड़की कहने लगी कि अपने बारे में अब कुछ बताइए। क्या हुआ था आपके साथ में जो आप उस लड़की से इतना नफरत करने लगे हैं? क्या क्या हुआ था? मैं कहने लगा कि देखिए, मैं अगर पूरी कहानी बताऊंगा ना तो पूरी रात निकल जाएगी, और मैं संक्षिप्त में सारा कहानी बता दिया। जब मैं उस लड़की को कहानी बताया ना, तो वो लड़की भी आश्चर्य में डूबी हुई थी और कहने लगी कि उस लड़की ने आपके साथ में ऐसा किया, ऐसा धोखा दिया, ऐसा छल किया, कैसे आपने उस लड़की पर विश्वास कर दिया? मैं कहने लगा, मैडम, मैं तो दिल का बहुत भोला भाला हूँ और हर किसी पर आराम से विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन मैंने अब सीख लिया है। अब मैं किसी लड़की के बहकाव में बिल्कुल नहीं आऊँगा, चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की हो। मैं अब बहकने वाला नहीं हूँ। वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब फिर कहने लगी, क्या मैं भी कहूँ कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तब भी आप ठुकरा देंगे? उसकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं बोला, हाँ, बिल्कुल ठुकरा दूंगा। मुझे अब लड़की पर विश्वास ही नहीं है। और तब हंस के कहने लगी, चलिए छोड़िए, इस बात को ख़त्म करते हैं। आप बताइए, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? आप अपने आप को निराशा में डुबोए हुए हैं और दारू का सेवन कर रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है ना, आपको भी पता है। मैंने कहने लगा, हाँ जी, ये तो मुझे भी पता है। ये लत उसी लड़की ने मुझे जानबूझकर लगवाया है ताकि मैं नशे में चूर रहा हूँ और वो मेरा सब कुछ सफाया कर सकूँ, और उसने ऐसा ही किया है। सारे पेपर पर साइन करा लिए हैं। अब तो मेरे पास में कोई जमा पूंजी बची नहीं। अब तो कल दारू पीने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, ना भोजन करने के लिए पैसे। मकान मालिक उल्टा किराया मांग रही है। अब मैं अपने गांव बिल्कुल जा नहीं सकता हूँ ताकि अपने माँ बाप से कुछ पैसा मांग सकूं, क्योंकि मैं पहले उनसे पैसा लेके आया था कि मैं कुछ साल में आपको डबल करके दूंगा। अब मैं कहाँ से दूंगा? मैं सारी अपनी आप बीती उस लड़की के आगे बता दिया था। और तब वो कहने लगी कि सुनिए, मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, आज जिससे आपका जो जो गायब हुआ है पैसा कौड़ी सब कुछ वापस आ जाएगा। आप विश्वास करेंगे? मैं बोला कि मैं करूँगा। जब पैसा मेरा जितना गायब हुआ है, जो जमा पूंजी मेरे हाथों से निकल गया है, अगर वो आ जाए तो बिल्कुल विश्वास करूँगा, उस चमत्कार को ज़रूर विश्वास करूँगा। और तब वो कहने लगी कि उसके लिए आपको मुझे अपने घर में ले जाना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं हैरानी से देखा उस लड़की को। खूबसूरत लड़की सफ़ेद कपड़ों में, अब बड़ा ही खूबसूरत अब दिख रही थी, किसी परी जैसा। आंखें भी बड़ी बड़ी, होठ तो इतने सुंदर थे कि मैं देख करके ही हिल गया था। लेकिन
अब तो लड़की जात से मुझे कहा जाए तो नफरत हो गई थी। अब मैं इतना जल्दी से विश्वास करने वाला नहीं था। लेकिन वो लड़की कहने लगी, देखिए आप बिल्कुल घबरा रहे होंगे, मैं मानती हूँ कि आप पर जो बीती है ना वो आप समझ सकते हैं और वाजिब भी आपका घबराना। लेकिन देखिए आपके पास में आप खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। मैं अगर आपका कुछ चुराऊंगी, जब आपके पास कुछ होगा तभी ना। अभी तो आपके पास में आप ही के कहे के अनुसार आपके पास कल खाने के लिए पैसे नहीं है, दारू पीने के लिए पैसे नहीं है, मकान मालिक को देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूंगी। मैं ये सब बात सुन करके सोचने लगा था कि ये लड़की तो बिल्कुल सही कह रही है। अब मेरे पास में बचा ही क्या है कि लड़की मेरे से चुरा लेगी। मैं इस सोच विचार में डूब चुका था कि लड़की जो कह रही है ना सत्य है। मैं पूछने लगा कि चलिए मैं आपको अपने घर लेके चलूंगा, तो क्या करना होगा। देखिए मैं सही बता दूं कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो लड़की फिर मुस्कुरा करके हंसने लगी और कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसी लड़की नहीं हूँ। जो आप समझ रहे हैं ना कि आपके जिस्म से खेलना है मुझे, वो भूल जाइएगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं आपका वो रोना पीटना, उस लड़की के ऊपर आपने जो कुछ बोला, इसीलिए मैं उस जगह से गुजर रही थी। अब मैं रुक गई। मैं आपकी बहकी बहकी बातें सब सुन रही थी। आज तब मुझे लगा कि आपके लिए मुझे थोड़ा काम करना चाहिए, मदद करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको इस जगह पर उठा के लाई हूँ। नहीं तो आप वहीं पड़े रहते, कोई जंगली जानवर आता और आराम से आपको शिकार बना लेता। उसको तो बिठे बिठाए शिकार मिल जाता, मेरा क्या बिगड़ता उसमें। वो लड़की जो बोल रही थी पॉइंट वाली बात थी। अब मेरे दिल में वो घर करने लगी थी। मैंने बोला चलिए मैं आपको अपने घर लेके चलूंगा, लेकिन उस घर में ना तो आपको खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। हाँ, रहने के लिए सारा व्यवस्था है, पलंग है, सब कुछ है, कपड़े भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन दाना पानी का जुगाड़ खुद ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकती हैं तो चलिए हम आपको घर लेके चलते हैं। लड़की मान गई, कहने लगी वो खाने पीने की चिंता छोड़ दीजिए, मैं जब आपके घर में चलूंगी ना तो सब कुछ आ जाएगा, इतना मैं आपको वचन देती हूँ। और मैं तैयार हो गया था। मैं बिना सोचे समझे अब हाँ बोल दिया था। मैं सोच लिया था कि अब मेरे पास में है क्या, अब हारने के लिए मेरे पास में कुछ बचा ही नहीं है, तो ये गेम मेरे लिए तो सही रहेगा। देखते हैं ये लड़की क्या कर सकती है, मेरे लिए जैसे बोल रही है। इसके बाद मैं बोला चलिए हम अभी निकलते हैं। लड़की भी तैयार हो गई और हम चल पड़े थे अपने घर की तरफ। मैं जब देखा ना तो हम तो बीच जंगल में थे। आओ मुझे हाथ पकड़ करके अब झाड़ियों से बचते हुए किस तरह से एक पगडंडी पर ले आई। अब मैं कहने लगा कि आपका ये अपना घर था या फिर कुछ और। तब वो कहने लगी हाँ ये मेरा ही अपना घर है, मैं इसी जगह पर अब अपना समय व्यतीत करती हूँ। मैं पूछने लगा कुछ अपने बारे में बताइए। तब कहने लगी अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा बताऊं, पहले मैं आपका मदद तो कर दूं, इसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगी। मैं भी खुश हो गया कि चलो ये कम से कम अकेलापन का साथी तो मिल गई, और हम उसी घर में चल पड़े थे। जब मैं घर में आया ना, ताला खोला तो हर जगह पर बोतलें पोतले सब बिखरी पड़ी थी। दारू तो अब रोज पीता था, हर रोज नई बोतल, और वो जैसे बोतलों का ढेर, गिलास का ढेर, और गंदगी का अंबार भरा हुआ था। वो लड़की नाक जैसे अपना बंद करने लगी और कहने लगी मुझे पहले इस घर को सफाई करना पड़ेगा और तब मैं इस घर में रह पाऊंगी। और इसके बाद मैं सफाई में खुद जुट गया था और वो लड़की भी अब मेरा साथ दे रही थी। रात के टाइम पूरा घर को हम चमका दिए थे। रहने लायक इंसान के लिए वो घर अब बन चुका था। इसके बाद मैंने उसको बताया कि देखिए डबल पलंग है, इसके अलावा सोने के लिए और कुछ नहीं है। अगर आप सोना चाहती हैं तो हम बीच में तकिया रख लेंगे ताकि आपको कोई
तकलीफ ना हो ना मेरे को हो। वो कहने लगी चलेगा, जैसा आप चाहोगे आप कर सकते हो। इसके बाद में हमने वही किया, बीच में दो तकिया रख करके एक दीवार से बना दिया था कि हम दोनों एक दूसरे से मिल भी ना पाए। और इसके बाद वो लड़की वास्तव में मेरे साथ उसी पलंग पर लेट गई थी। अब फिर हम बात करने लगे। वो मेरे बारे में सब कुछ पूछने लगी कि क्या काम करते थे, अगर हम दोबारा ये बिजनेस स्टार्ट करें तो कितने पैसे में हो सकता है। मैंने सब कुछ उसको डिटेल में बताने लगा कि मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ, ये बिजनेस हमने इतने में स्टार्ट किया था और हमारा बिजनेस बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुका था। सब कुछ उसमें नफ़ा नुकसान सब कुछ बताने लगा था। वो लड़की सब कुछ सुन रही थी। अब फिर कहने लगी ठीक है सो जाते हैं, अब सुबह उठते हैं ना तो कुछ करते हैं। आप अपने को बिल्कुल फ्रेश रखना, आप समझ लो कि आप नए सिरे से इस काम को स्टार्ट करोगे, इसमें आपको मैं फाइनेंशियली मदद करूंगी। मैंने सोचा कि एक टूटे फूटे घर में रहने वाली जंगल के अंदर में, और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो मेरी मदद करेंगी। मैं सोचा कि चलो रात हम अब तो काफ़ी हो चुकी है, सो जाते हैं, आज सुबह में देखते हैं। अगर ये लड़की सच बोल रही है तो सुबह तक तो होगी, अगर झूठ बोल रही होगी तो सुबह में गायब हो जाएगी। मेरा क्या बिगड़ेगा इसमें। मुझे तो अब किसी से डर भी नहीं लग रहा था, सब कुछ लूट चुका था, पीट चुका था। अब तो ऐसा हालत था कि मैं कहीं का नहीं था। और वही हुआ, हम सो गए थे। सुबह जब मेरी आँख खुली ना तो लड़की मुझे जगा रही थी। कहने लगी कि उठो ना, उठो जल्दी से उठो, जैसे कोई पत्नी अपने पति को बोलती है। मैं उसकी तरफ देखने लगा। तब वो कहने लगी अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप उठ जाइए मुस्कुरा करके। सुनिए कुछ पैसा दे रही हूँ, जा करके पहले चाय पानी का नाश्ता का इंतजाम करके आइए। मैं देखा तो करारे करारे कुछ नोट मुझे पकड़ा दिया था। अब मैं देख करके थोड़ा बहुत चक्का जरूर हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अब ये लड़की मेरी मदद कर रही है तो देखते कहाँ तक मदद करती है। अब फिर मैं बाज़ार गया, बाज़ार से नाश्ता चाय पानी दूध वगैरह का सब कुछ इंतज़ाम करके आया। और साथ में इतना पैसा था कि दारू का बोतल भी साथ में खरीद लाया, क्योंकि मुझे दारू तो ज़रूर चाहिए था। जब मैं घर लौटा ना तो लड़की किचन में साफ सफाई कर रही थी, बर्तन वगैरह सब तरीके से अपसेट कर रखा था। अब बोली कि लाओ पहले दूध लो ताकि मैं चाय बना दूँ। और जब मेरे हाथ में दारू का बोतल देखी ना तो उसने आंखें अपनी बड़ी बड़ी कर ली। और कहने लगी अरुण ये क्या है। उसका जो देखने का अंदाज था ना और कहने का, वो जैसे अपनी कोई पत्नी हो अपने पति को डांटती हो, ऐसा ही मुझे लग रहा था। मैं देख करके सकपका गया उसकी डांट को, जिस अंदाज में वो मेरे से बात कर रही थी। मैं कहने लगा मैंने ऐसा क्या कर दिया। तब वो दारू की बोतल की तरफ इशारा किया, ये क्या लाए। मैं थोड़ा शर्मा गया, कहने लगा मैडम इसके बगैर मेरा तो वो काम नहीं चलेगा। तब वो कहने लगी देखिए दिन में हाथ नहीं लगाना है, हाँ रात के टाइम मैं बताऊंगी तुम्हें कितना पीना है, अब ऐसा नहीं कि नशे में धूत होना है। इसके बाद दूध लेकर के चाय वाय बनाने लगी, चाय मुझे भी दिया, खुद भी पिया। हम दोनों बैठ करके अब फिर वो लड़की मेरे बिजनेस के बारे में बात करने लगी कि अरुण शुरुआती पैसा कितना चाहिए। मैंने बताया कि मुझे इतने लाख रुपए की ज़रूरत है, अब फिर मैं नए सिरे से काम को स्टार्ट कर सकता हूँ। शुरुआती कम से कम इतना पैसा लगेगा। मैंने सारा उसको डिटेल दे दिया। वो सोचती रही और कहने लगी कि चलो मैं कल ये पैसा ला कर तुम्हें देती हूँ। मैं कहने लगा कि तुम जा रही हो क्या। तब कह कि नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं पैसा मंगवा दूंगी और सुबह तक पैसा आ जाएगा। मैं सोचने लगा कि लड़की कहाँ से भाई इतना बड़ी रकम लेके आएगी। मैं सोचा कि ज़रूर इसके कोई रिश्तेदार पैसे वाले होंगे, लेकिन ये जंगल में क्यों रहती है। मैं फिर पूछ बैठा कि मैडम मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, आप अपने बारे में मत बताओ, लेकिन आप जंगल में उस झोपड़ी में क्यों रहती हो।
और तब वो हंस के कहने लगी, अरे मैं झोपड़ी में नहीं रहती भाई, मैं तो वो झोपड़ी में तुम्हें लेके गई थी ताकि तुम्हारे बारे में जान सकूं। और कभी कभी मैं उधर गुजरती हूँ ना, जिसे तुम अकेलापन के शिकार बन गए हो, मैं भी हूँ। मैं भी अकेला रहना पसंद करती हूँ। और कभी कभी उस झोपड़ी में जा कर के मैं आराम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं तो एक बड़े घराने से हूँ। अब जब मैं सुना ना तो मेरे होश उड़ चुके थे कि ये लड़की भी मेरी तरह अकेलापन के शिकार हो गई है और ये पैसे वाली घर की है। तब मैंने बोला कि आपके माता पिता ढूंढते नहीं है क्या? तब वो कहने लगी, नहीं, वो तो विदेश में है, वो कभी कभी आते हैं। अब मुझे सब कुछ अपना घर के लिए देखना पड़ता है, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी अपने माता पिता का प्यार पा नहीं सकी, अकेलेपन का शिकार बन चुकी है। और मेरा कोई साथी भी नहीं है ना बात करने के लिए, ऐसा मुझे कोई अभी तक नहीं मिला। बस तुम मिल गए हो ना, अब मुझे एक ज़िंदगी में थोड़ा सुकून मिल रहा है। अब फिर वही बिजनेस पर बात अब चलने लगी थी। चाय नाश्ता भी हो चुका था, दोपहर का खाना भी बन चुका था, और रात का अब लड़की बोल रही थी कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, वेज या नॉन वेज? मैंने कहा कि देखो, शाम के टाइम मुझे नॉन वेज पसंद है, क्योंकि मैं चखने के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। बाकी आप जो कहो, अगर आप नहीं खाती हैं तो रहने दीजिए। तब वो लड़के कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, जो तुम खाओगे मैं भी खा लूँगी। अगर तुम्हारी इच्छा है नॉनवेज की तो लो पैसे और जाकर ले आओ। फिर करारे करारे नोट मुझे थमा दिए। उसको अंदाजा भी नहीं था कि वो सामान कितने में आ जाएगा, और वो हजारों में रुपए थे। अब मैं उस रुपए को देख रहा था, उस लड़की को देख रहा था। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि जाओ, देर हो जाएगी, रात देखो बढ़ रही है, और जल्दी जाओ, जल्दी आओ। अब फिर मैंने वही किया, जा कर के चिकन कच्चा उठा लाया, बाकी जो भी गरम मसाले तेल वगैरह जो घर में नहीं था, राशन पानी का सब कुछ इकट्ठा कर लाया था। उस रुपए में मैं सब कुछ खरीद लिया था, तब भी हजारों रुपए बचे हुए थे। आज मैं थैला भर के सामान ला चुका था। जब आया ना तो लड़की किचन में ही थी और कुछ कर रही थी, और सीधा बोली कि सारा सामान मुझे दे दो और आप जाके बैठ जाओ, अब मैं खाना बनाती हूँ, फिर खाना खाते हैं, और तुम अगर चाहो तो 2-3 पैक पी सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम बैठ जाते हो, मुझे इसी बात का डर लगता है। और फिर चिकन इतना मस्त बनाई थी कि मैं ऐसा चिकन कभी खाया भी नहीं था, और चखने के साथ में तो बड़ा ही अब स्वादिष्ट लग रहा था। वो लड़की अब मेरे लिए तो भगवान के स्वरूप हो गई थी। इतना पैसा उसने मेरे को अभी सुबह से ले अभी अभी तक दे दिया था। मैं खुद हैरान था, आखिर इतने बड़े घर की लड़की अब हमारा मदद क्यों कर रही है। लेकिन अगले पल उसका कहा हुआ बात याद आने लगा कि वो भी अकेलेपन का शिकार बन चुकी है, अकेले रहना पसंद करती है। अब मुझे देखा तो अपना साथी बना दिया। इसके बाद मैं सब कुछ भूल चुका था। अब वाकई मैं जितना पैग ले रहा था ना, लड़की की निगाह जमी थी। जब मैंने तीसरा पैग लिया तो कहने लगी, अरुण बोतल इधर लाओ। अब आज तुम्हें बोतल नहीं दूंगी, नहीं तो तुम बहक जाओगे, फिर तुम बहकी बहकी बात शुरू कर दोगे। मैं बोलना है कि नहीं नहीं, मैं बहकूंगा नहीं, बस बोतल मेरे पास में संतुष्टि है। लेकिन लड़की बहस कर रही थी, जिद कर रही थी कि लाओ मुझे बोतल दे दो। आखिरकार बोतल लेकर ही दम छोड़ा, और मैं 3 पैग में ही मस्त हो चुका था। खाना खा करके पेट भर चुका था, और मुझे सरूर भी चढ़ गई थी। मैं बिस्तर पर आ चुका था, तकिया वैसे कि वैसे बीच में लगा हुआ था, और वो लड़की सारा जूठा बर्तन लेकर किचन में चली गई थी, जैसे घर की कोई पत्नी हो। बर्तन मांजने की सब कुछ आवाज़ में सुन रहा था, लेकिन कब मुझे नींद आ गया मुझे पता ही नहीं चला। आज जब मेरा कुछ महसूस हुआ ना कि जैसे मेरे शरीर को कोई छू रहा है, टच कर रहा है, और तब मैं चौंक जरूर गया था। आँख खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आँख
खुल नहीं पा रहा है। बस उस छुअन को मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो कोई है और मेरे शरीर से खेल रहा है, खेल रही है, और मैं उसी नशे में डूबता चला गया था। आज जब सुबह मेरी नींद खुली ना, तो जो बीच का तकिया था पार्टीशन का, वो तो था ही नहीं। वो तो कब का जैसे हट चुका है। लड़की अब ऐसे ऐसे मेरे से लिपटी हुई थी जैसे कोई पुराने वृक्ष से नया लता, वैसे ही मुझसे लिपटी हुई थी, जैसे उसको सर्दी लग रही है, उकड़ी हुई, कम कपड़े। और मैं तो देख करके सन्नाटा रह गया कि ये मैंने क्या किया। मुझे रात की बात सब कुछ याद था और मैं उस लड़की की तरफ देख रहा था। लड़की बड़ा ही मासूम, बड़ा ही सुंदर मुझे सोते हुए दिखाई दे रही थी। कुछ देर के बाद मैं निहारता रहा और फिर मैं बाथरूम की तरफ चल पड़ा। जब आया ना, तो लड़की मुझे पलंग पर दिखी नहीं। वो किचन में थी। किचन में चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। अब मुझे आवाज़ लगाया कि देखो फ्रिज में दूध रखा है, वो ज़रा निकाल के लेते हो प्लीज। अब मैं शर्माता हुआ और फ्रिज खोला, दूध निकाल करके आंखें नीचे करता हुआ किचन में पहुंचा। वो लड़की मुझे देख कर कहने लगी, क्या हुआ अरुण, तुम आंखें नीचे किए हुए, ऐसा क्या कर लिया तुमने? अब मैं रात की बात सब जान चुका था कि मुझसे ही कोई बड़ी गलती होगी, तभी तो ये सब हुआ। ये सब मेरा नशे का ही काम है। अगर मैं नशे में ना होता ना, तो लड़की के पास मैं बिल्कुल चिपकता ही नहीं। अब फिर मैं कहने लगे, देखिए मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये सब जो हो रात में हुआ है ना, सब मेरी नशे की वजह से हुआ, नहीं तो ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं था। तब वो लड़की खिलखिला के हंस पड़ी और कहने लगी, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, वो तकिया तो मैंने उठा कर रखा था और मेरा ही दोस्त था उसमें, 100% मेरा ही था, सब कुछ मेरा किया हुआ था। तो मुझे पसंद आए और इसके लिए मैं अब क्या बताऊं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाई। तुम्हारा कोई गलती नहीं है। मैं उस लड़की की बेबाकीपन देखते ही रहा। और इसके बाद तो एक अनोखा रिश्ता हमारा बन चुका था। और अगले अगले दिन दोपहर तक वो लड़की बोली कि मैं जा रही हूँ किसी काम से, अब लौटूंगी 1 आध घंटे में। मैं बोला हाँ हाँ आप जाइए, तब तक मैं घर में हूँ। और लड़की चिता के गई कि दारू को बिल्कुल हाथ मत लगाना। मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। इसके बाद दोपहर में जो लड़की गई ना, तो लौटी जब शाम होने वाली थी, अंधेरा होने जा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना सा बैग था, मटमैला कलर का, और वो लेकर लौटी। दरवाज़ा मैंने ही खोला जब दस्तक दिया, और मैं उसको देख कर कहने लगे, आपने तो बोला था कि 1 आध घंटे में लौटेगी। तब कहने लगी, ना कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा था, चलो अब घर के अंदर चलते हैं। सीधा जो टेबल था उस पर ले आकर के थैला रख लिया। अब कहने लगी, अरुण तुम्हारा काम के में ले गई थी, तुम्हारा पैसा का इंतजाम करने। देखो तुमने जितना मांगा था पैसा स्टार्टिंग काम करने के लिए, उतना पे मैं प्रबंध करके ला चुके, ताकि अपना काम तुम स्टार्ट कर सको, और इसी पूंजी से तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे माता पिता के पैसे भी अब डबल करके लौटाना है। तुम्हें उस काबिल बनना है जिस मंजिल को तुम छूना चाहते थे, पाना चाहते थे। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर ऑफिस जाना होगा ऑफिस भी जाऊंगी और तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। वाकई में मैं जब ये सुना ना, तो मैं बैग को खोलने लगा। पुराना सा मटमैला रंग का बैग था, और जैसे ही उसको मैंने खोला ना, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसमें नए नए करारे करारे नोट चमक रहे थे। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये पैसा जितना मैंने बताया था उतना ही होगा। मैं तो खुशी से उछल पड़ा था और जाके लड़की को अब गोद में पकड़ लिया, बाहों में घेर लिया कि तुमने मेरे लिए इतना सब किया, कहाँ से किया, किससे पैसा लेके आए? तब कहने लगे, अरुण
ज़्यादा उछलो मत, ये उधारी का पैसा है। जब तुम कमा लोगे ना तो इसको वापस भी करना है। समझ गए मेरी बात को? वो डांटते हुए कहने लगी। मैंने कहा कि जी मैडम, जो आप कहेंगी उसके लिए मैं हाजिर हूँ। इसके बाद हम दोनों अब खुशी में जश्न मनाने लगे थे और मैंने मैडम से बोला कि आज तो खुशी के टाइम है, आज तो 2 पैक अब हो ही जाए। और तब कहने लगे तीसरे पैक से ऊपर नहीं, नहीं तो तुम बहक जाते हो। अब मैंने कहा कि बस तीसरा ही पैक लूँगा, उसके बाद नहीं। वाकई में अब उस दारू पीने का अब जो नशा चढ़ रहा था ना, वो अलग ही था। पैसे का नशा अलग, दारू का नशा अलग, और उस मैडम, उस लड़की का नशा कुछ अलग ही था। 3 नशा मेरे पर अब हावी हो चुका था। और एक तरह से कहा जाए तो आधी रात तक हम उस चीज़ का जश्न मनाते रहे। फिर जब हम सोए ना तो होश नहीं रहा। सुबह ही उठा और लड़की ही मुझे उठा रही थी कि अरुण देखो 7 बज चुका है, अब जल्दी से नहाओ धो और ये पैसा जहाँ लगाना है लगाओ, ऑफिस लेना है ऑफिस लो, जो करना है करो, लेकिन सावधानी से, पैसे का गलत दुरुपयोग कहीं मत करना। अब मैं कहने लगा कि आप घबराइए मत, मुझे क्या करना है मुझे पता है। इसके बाद मैं अपने काम में जुड़ चुका था। दोस्तों ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द ही लेके आऊँगा। ये कहानी अभी तक आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं ना तो मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है। आपका कमेंट, आपका विचार, अगर कोई सुझाव भी हो ना आप मुझे देना चाहते हैं तो बेहिचक आप कोई अपना सुझाव मुझे दे सकते हैं। मैं मानता हूँ वो सुझाव मेरी अच्छाई के लिए ही होगा और उसको मैं तहे दिल से अब स्वीकार करूँगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। आप ही के बलबूते पर ये चैनल खड़ा है और चल रहा है और इस चैनल को अपना ही समझना आप। अब इसको प्यार देना आपका काम है। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। इसको प्यार देना, आगे बढ़ाना आपका भी काम है। जितना मेरा काम है उतना आपका ही है। बस आपको ये करना है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक आप भी करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, आप कमेंट तो करना ही करना है। फिर मैं कल मिलता हूँ इसी कहानी के साथ में। इसके बाद मैडम जी का भी कहानी, आशीष की भी कहानी आएगी, लेकिन ये कहानी को ख़त्म करने के बाद। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर सेम टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।